नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। 22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। अंदरूनी कलह से जूझ रही हरियाणा कांग्रेस का एक दिवसीय चिंतन शिविर पंचकुला में आयोजित किया गया। सांसदों और विधायकों के साथ साथ पूर्व सांसदों और पूर्व विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं शिविर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि सरकार कमियों को उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 20 अगस्त तक अपना संगठन बना लेगी। सियासी रस्साकशी और पार्टी में अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस ने पंचकुला में चिंतन शिविर का आयोजन किया। 6 घंटे के चिंतन शिविर में सरकार को घेरने से लेकर संगठन तैयार करने पर गहन मंथन हुआ। कांग्रेस ने अपने मौजूदा और पूर्व विधायकों के साथ साथ पूर्व सांसदों से भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की। चिंतन शिविर में सबसे ज्यादा चर्चा सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार करने पर हुई, तो शिविर में संगठन गठन के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया गया। आज कांग्रेस ने फैसला किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो इन्हें 100 गज गरीब आदमी प्लॉट देने के बंद कर दिए थे, फिर से हम सबको देंगे 100 गज के प्लॉट। और ओल्ड एज पेंशन 6,000 रुपये से 6,000 रुपया देंगे हम महीने का। और 300 यूनिट गरीब आदमी के लिए बिजली फ्री देंगे। स्पोर्ट्स पॉलिसी बदलेंगे, जो इन्होंने उसको डिस्टॉर्ट किया है, जो उनका मनोबल गिरा हमारे खिलाड़ियों का, उसका हम बदलेंगे। ओबीसी में जो एक क्रीमी लेयर लेके आए हैं, उसमें हम तब्दील करेंगे, घटाने की वजह बढ़ाएंगे ताकि मिले। और जो सेंसस जो है जनगणना, वो जातीय आधार पे हमारी मांग है, जातीय आधार पे हो। और SYL के मामला जो ठंडा कर रखा है, जो कि हमारा कोर्ट से फाइनल हो चुका है, सरकार की जिम्मेवारी उसको इम्प्लीमेंट कराएं। हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर में इन मुद्दों पर चर्चा। पंचकुला में कांग्रेस ने जिन मुद्दों पर चर्चा की, उनमें कृषि, बेरोजगारी, युवा, महंगाई, दलितों, पिछड़ों, महिला अत्याचार, अपराध और आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे शामिल रहे। कांग्रेस के चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकार के खिलाफ मजबूत रणनीति तैयार करना था, ताकि सरकार को हर मोर्चे पर घेरा जा सके। लेकिन पार्टी का ये कार्यक्रम भी अपनी अंतर्कलह से अछूता न रह सका। कांग्रेस के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी एक को छोड़कर 3 कार्यकारी पूरी तरह नदारद रहे। उदय भान ने इस पर भी अलग ही सफाई पेश की। सवाल, प्रदेश प्रभारी के जिस तरह से इस चिंतन शिविर से दूरी बनी हुई है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि संगठन से जुड़े हुए विषय हैं। जो AICC की तरफ से जो बातें आती हैं, जिसको निमंत्रण दिया जाना होता है, मेरा मानना है प्रदेश अध्यक्ष जी उन्हीं को निमंत्रण देते हैं, जो AICC की तरफ से जो बातें आई। वहीं पार्टी हाईकमान ने जिन प्रदेश प्रभारी के हाथों कलह को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, इस कार्यक्रम में उन्हें न्योता तक नहीं दिया गया। हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर, किसने कौन सा मुद्दा उठाया? इसके अलावा चिंतन शिविर में कांग्रेस विधायकों ने तमाम मुद्दों को उठाया, जिनमें विधायक शीशपाल कहरवाला ने बेरोजगारी और युवा, मामन खान ने अल्पसंख्यक, गीता भोकल ने सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं का मुद्दा उठाया, तो राव दान सिंह ने आर्थिक मामलों पर प्रस्ताव रखा। वहीं रघुवीर कादियान ने कृषि मामलों पर प्रस्ताव दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर भी इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफीस सिंह राठी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी को चिंतन शिविर में नहीं बुलाने पर नफीस सिंह राठी ने कटाक्ष करते हुए अपना बयान दिया। कांग्रेस वालों को चिंता कांग्रेस की होगी, हमें कोई चिंता नहीं है। हम तो अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएंगे। कौन सी कांग्रेस का जिक्र कर रहे हो धनखड़ जी? कांग्रेस तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस अलग है, शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, रणदीप सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग है, कैप्टन अजय सिंह की अलग है, किरण चौधरी की कांग्रेस अलग है, कुलदीप बिश्नोई भी अभी तक
पार्टी छोड़ी नहीं है उन्होंने, उसकी कांग्रेस अलग है। किस कांग्रेस का जिक्र कर रहे हो? मुझे तो पता चला है कि उन्होंने तो अपने जो प्रदेश प्रभारी उसका ही निमंत्रण नहीं दिया। क्या हालत हो रही कांग्रेस की? कांग्रेस उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में 52 करोड़ से बने नए भवनों का उद्घाटन किया, जबकि 56 करोड़ रुपए से बनने वाली हाईटेक लाइब्रेरी के भवन का शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में दुष्यंत चौटाला पहुंचे, जहां पर थोड़े समय में ही विश्वविद्यालय द्वारा की गई उन्नति की उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से आह्वान किया कि विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई पर लेकर जाने का काम करे। सरकार की तरफ से बजट की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय में पिछले दिनों ही 40 करोड़ की लागत से नए शिक्षा भवन और 12 करोड़ की लागत से महर्षि पतंजलि योग भवन का निर्माण किया गया था। इसका उप मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, जबकि हाईटेक लाइब्रेरी 56 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई नई लाइब्रेरी का शिलान्यास किया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रणपाल ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि 6 मंजिला लाइब्रेरी भवन में विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी। ये ऐसा स्टडी सेंटर होगा जिसमें एक साथ 2000 विद्यार्थी बैठकर पढ़ सकेंगे। लाइब्रेरी वातानुकूलित भी होगी। लगभग 130 करोड़ के कंप्लीटेड और जो नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जिसमें लाइब्रेरी ब्लॉक और गेस्ट हाउस की जो व्यवस्था है वो बनाई जाएगी। और 2 ब्लॉक्स आज इनोग्रेट करे हैं, जिसके अंदर एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये सीवी रमन ब्लॉक, जिसमें एजुकेशन को और एक्सेस करने के लिए एक जगह मिलेगी। वहीं दूसरी और जो और महत्वपूर्ण ब्लॉक है वो यहाँ पर महर्षि पतंजलि के नाम पर योगा ब्लॉक बनाया गया, जो मल्टीपर्पस यूटिलाइजेशन उसकी प्लान करेगी है। जो इंडिजिनस गेम्स हैं उनके साथ साथ जो आप ओलंपिक्स में नए गेम्स आ रहे हैं उनको अपडेट करना। रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित केएलपी कॉलेज में सोमवार को कष्ट निवारण समिति बैठक के अध्यक्ष सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सुनवाई के दौरान ओपी यादव ने गांव राजपुरा खालसा की ग्राम सचिव निशा को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। मामला 2020 में बिना प्रस्ताव पास किए 3,26,000 रुपए में टीन शेड निर्माण कार्य कराने से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि ठेकेदार से निर्माण कार्य तो करा लिया गया, लेकिन उसको पैसे नहीं दिए गए। जांच में ग्राम सचिव निशा को दोषी पाया गया। इसके बाद उनको निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सोमवार को आयोजित हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में 10 नए और 9 पुराने परिवाद सुने गए। इसमें कुछ का मौके पर ही समाधान किया गया, तो कुछ में अगली बैठक में सुनवाई के लिए रखा गया है। जानबूझकर प्रस्ताव ना करना, जबकि उसकी देखरेख के अंदर ये कार्य हुआ और एक ठेकेदार से काम करवा लिया और उसने 3,26,700 रुपये आज तक पेमेंट नहीं हो पाई। इसके अंदर उसका दोष साबित हुआ और उनको सस्पेंड करने के आदेश हुए। सोनीपत में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कुल 14 शिकायत आई, जिसमें से 9 शिकायतों का मौके पर समाधान कर दिया गया। तो वहीं आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त पर सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय और प्रत्येक घर पर तिरंगा झंडा होगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तोशाम में कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के करीबन 1 दर्जन गांवों का दौरा किया। इस दौरान किरण चौधरी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने लोगों की तरफ से रखी गई बिजली, पानी और गलियों से संबंधित समस्याओं को विधानसभा में उठाने की बात कही। उन्होंने गांव बापोड़ा, बिरन ढाणी, बिरन डांग कला और खुर्द सागवान अलखपुरा आदि गांव में लोगों से जनसंपर्क किया और सीधे तौर पर उनकी समस्याएं सुनी।
हांसी के गांव प्रेम नगर में ग्रामीणों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। करीबन 2 घंटे तक रोड जाम रहा, जिसके चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। रोड जाम की खबर सुनते ही मौके पर पहुंची पुलिस और जेई, जिसके बाद ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही रोड का पानी निकलवाकर इसके गड्ढे भी भर दिए जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बारिश में यही हाल होता है, उन्हें खाली आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा उनके घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से घरों की दीवारें कमजोर हो रही हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यूनियन बैंक का पॉइंट है, बुजुर्ग पर पेंशन निकलवाने आते हैं, पैसे निकलवाने आते हैं और उस दुकान में करंट आ रहा है। एक बुजुर्ग को बाहर निकाल के फेंका अंगूठा लगाते ही। बताओ इस पर प्रशासन जिम्मेवार होगा? 15 दिन से समस्या है सर। पानी ऐसे के तैसे खड़ा है, ऐसे के तैसे खड़ा है, घरों में मर रहा है भाई। यमुनानगर में हाईकोर्ट के एक सीनियर जज की एक प्रोफाइल लगाकर कार्यालय कर्मचारियों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश की गई। यमुनानगर पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में इस तरह के 5 मामले साइबर थाने में दर्ज किए हैं। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि अब हरियाणा के सभी जिलों में साइबर थाना खोल दिया गया है। इसके अलावा सभी थानों में एक साइबर डेस्क की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी तरह तरह के तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सीनियर जज की फेक प्रोफाइल बनाकर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के कर्मचारियों को ठगने की कोशिश की गई है। इस मामले में सारी डिटेल इकट्ठी की जा रही है। जांच कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कॉम्प्लेक्स के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनके माध्यम से हमें कंप्लेंट प्राप्त की गई थी कि कोई सीनियर जो डिग्निटरीज हैं उनकी फेक प्रोफाइल क्रिएट करके इस प्रकार से उनसे पैसे ठगने का प्रयास किया गया। तो जैसे ही हमारे पास ये कंप्लेंट आई हमने उस पर मुकदमा दर्ज किया। अब उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स आरोपियों तक पहुंचने की विभिन्न इंटरमीडिएरीज सर्विस प्रोवाइडर्स से हमने हासिल करनी है, उनको किया जा रहा है और उसके बाद आगे नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिरसा के डबवाली में पिछले कई दिनों से चल रहे पति पत्नी के बीच विवाद ने पुलिस थाने में हंगामा पैदा कर दिया। दरअसल आरोप है कि लड़की के पिता सुरजीत सिंह ने महिला थाना में महिला पुलिसकर्मी से शिकायत छीनकर फाड़ दी। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट भी की। महिला पुलिसकर्मी को थाने में ही चक्कर भी आ गया था। हंगामे और महिला पुलिसकर्मी से शिकायत छीनकर फाड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल कई घंटों तक डबवाली के महिला थाने में जोरदार हंगामे का दौर जारी रहा। डबवाली थाना शहर पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सिटी के एक एडवोकेट को झूठे मामले में फंसाने का डर दिखाकर 9 लाख रुपए ऐंठने के मामले में थाना सदर पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो मामला शनिवार देर शाम का है। एक एडवोकेट ने थाना सदर में शिकायत दी थी कि वो सेक्टर 38 के एक होटल में मौजूद था। उसी दौरान कुछ पुलिस वाले और कुछ लोग सिविल ड्रेस में आए और उसे गाड़ी में बैठाकर ले गए। साथ ही झूठे केस में फंसाने के नाम पर उससे करीब 9 लाख रुपए ऐंठ लिए। एडवोकेट की शिकायत पर पुलिस ने धारा 387, 506, 120B IPC के तहत मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कैथल में एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति, सास सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाना गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी कुछ समय पहले शाहपुर क्षेत्र के शक्ति से हुई थी। शादी के बाद से ही उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे अधिक दहेज की मांग करने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। हर रोज की मारपीट और तानों से परेशान होकर वो अपने मायके लौट आई। हेड कांस्टेबल सुदेश देवी ने बताया कि पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहाबाद में जवाहर चौक में बनाए गए नारकीय माहौल को लेकर लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन किया।
दुकानदारों ने जवाहर चौक से डीएसपी रोड की तरफ जाने वाले रोड पर चिल्ली के मोड़ पर जाम लगा दिया। लोगों ने तीनों इंजन फेल के नारे लगाते हुए जमकर रोष प्रकट किया। लोगों का कहना था कि कई सालों से यहां पर डंपिंग पॉइंट बनाकर छोड़ दिया गया है और समय पर यहां से कूड़ा कचरा नहीं उठाया जाता। वहीं नगर परिषद के सफाई कर्मी जब यहां कचरा उठाने पहुंचे तो उनका भी विरोध किया गया। आखिर सफाई निरीक्षक मुकेश शर्मा मौके पर पहुंचे तो उन्होंने 7 दिन का आश्वासन दिया और कहा कि यहां 7 दिन में गली पक्की बन जाएगी, फिर इस डंपिंग पॉइंट का स्थायी समाधान होगा। ये जी कचरा पॉइंट यहाँ की गंदगी को लेकर जाम लगाया गया है। पिछले 15 दिन से आप दुकान यहाँ पेड़ के नीचे हमारी दुकानें हैं, 15 दिन से हम नहीं खोल रहे। क्यों? वजह ये है बैठा नहीं जाता। 5 मिनट की सबसे पहली बात बारिश आती है, सीवर बैक मारना शुरू हो जाती है। सीवर जो बैक मारते हैं 2 दिन मारते ही रहते हैं और सफाई कर्मचारी तो यहाँ कोई आता ही नहीं है। हालांकि पिछले 1 सालों से मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ कई साल मेरी दुकान को हो गए हैं, भाई कोई इनका एक कर्मचारी कहते हैं यहाँ जवाहर चौक में झाड़ू मारने आता है। मैं अपना जो भी मुद्दा है हम बिल्कुल नहीं उठाएंगे। ये कचरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये आज का नहीं, बहुत सालों का है यहाँ। बल्कि यहाँ से कचरा को लोग फेंक देना चाहिए, लेकिन ये खुद नगर पालिका कर्मचारी रेडियो वाले जो कॉलोनियों से गलियों से कचरा उठाकर लाते हैं डाल देते हैं। यहाँ से कचरा को लोग फेंक दें, इनको उठाना चाहिए, लेकिन ये खुद नगर पालिका कर्मचारी रेडियो वाले जो कॉलोनियों से गलियों से कचरा उठाकर लाते हैं डाल देते हैं। और उसके बाद इनकी कोई भी गाड़ी यहाँ कचरा उठाने नहीं आती। कभी इनकी हड़ताल होती है, कभी इनकी छुट्टी होती है। जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन तैयार हो गई है, जिसको एनकोवैक्स वैक्सीन नाम दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को तैयार किया है, जो काफी कारगर है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अब कोरोना से जानवरों का भी बचाव। जानवरों को लगेगा कोरोना का टीका। एनआरसीई ने तैयार की वैक्सीन। जानवरों को दी जाएगी एनकेवैक्स वैक्सीन। अब जानवरों का भी कोरोना से बचाव हो सकेगा, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार हो चुकी है, जिसको एनकोवैक्स नाम दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिकों ने जानवरों में कोविड-19 के मामले को देखते हुए कोरोना काल की शुरुआत में ही जानवरों के लिए वैक्सीन बनानी शुरू कर दी थी। करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार कर ली। वैक्सीन को देश के कई चिड़ियाघरों में जानवरों पर ट्रायल करके देखा गया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा। गुजरात के जूनागढ़ के सक्करबाग चिड़ियाघर में चीतों और शेरों को कोरोना की एनकोवैक्स वैक्सीन लगाई थी। जानवरों को एनकोवैक्स की पहली डोज के 21 दिन बाद बूस्टर डोज दी गई। वैक्सीन के चक्र के 42 दिन बाद तक जिन जानवरों को वैक्सीन दी गई, उनके खून के सैंपल लेकर जांच की गई तो पाया गया कि बूस्टर डोज लगने के बाद इम्यूनिटी अच्छी हो रही है, जिससे कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाले जानवर सुरक्षित हैं। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके पास करीब 1000 डोज हैं। सभी राज्य के चिड़ियाघर में लगाने के लिए हम वैक्सीन यहां बना सकते हैं, लेकिन अगर बड़े स्तर पर जरूरत पड़ी तो इंडस्ट्री को हम टेक्नोलॉजी दे देंगे और इसका निर्माण बड़ी कंपनियां कर सकती हैं। पहली वेव जब आई कोविड की, जब 2020 में, तो पहली वेव में वैश्विक स्तर पर ऐसा रिपोर्ट आने लगी थी कि जो कोविड का वायरस है, SARS-CoV-2 जिसको बोलते हैं, ये जानवरों जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, लोमड़ी है, हिरण है, इनको इन्फेक्ट कर रहा है। और जब उसी समय हमने तय कर लिया था कि भाई ये जो इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है वो क्लोज कांटेक्ट में रहती है एनिमल्स के, तो एनिमल्स में जा सकता है, उनके लिए वैक्सीन होनी चाहिए। तो हमने तैयारी तो शुरू ही कर दी थी, पहली वेव में शुरू कर दी थी। फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, पर परमिशन वगैरह लेनी थी, तो वो करते करते दूसरी वेव आ गई, जिसमें डेल्टा वेव एसोसिएटेड थी। चेन्नई में कुछ जू में डेथ हुई, उनमें ये कोविड-19 SARS-CoV-2 डिटेक्ट हुआ। वो जो वायरस था वो सेम था जैसा ह्यूमन में जो डेथ करता है। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि खतरनाक है, बहुत लीदल है, उसमें डेथ बहुत ज़्यादा होती है डेल्टा में एज कम्पेयर टू द वाइल्ड टाइप शुरू में आया था या ओमिक्रॉन। तो हमने ये डिसाइड किया कि डेल्टा वायरस को लेकर हम वैक्सीन बनाएंगे। तो इसको वायरस को हमने इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाई, जिसका नाम है एनकोवैक्स। तो ये वैसी वैक्सीन है जो अपनी स्वदेशी वैक्सीन है, कोवैक्सीन। एक जानवर को 2 डोज दी जाती हैं, पहली वैक्सीन और दूसरा बूस्टर डोज। कोरोना वायरस वैक्सीन ने कोविड से लड़ाई में काफी मदद की है।
ये कई रिसर्च में सामने आ चुका है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से कोरोना से होने वाली मौतों पर रोक लगी है। रूस और अमेरिका के बाद अब भारत ये वैक्सीन बनाने वाला विश्व में तीसरा देश है। हिसार से अनूप पन्नू की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। देश भर में पॉलिथीन बैन हुए लगभग 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं। वहीं प्रशासन की अनदेखी भी अब सामने आ रही है। भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन बैन करने के फैसले को आज पूरा 1 महीना हो गया है और 1 महीने के बाद कितना ये पॉलीथीन बैन का जो तय किया गया था मानक, उसके बाद देखते हैं कि कितना ये फैसला सही साबित हुआ। अभी हम मौजूद हैं पलवल के मीनार गेट में, जहाँ पर मेन बाज़ार है। मेन बाज़ार में आप देख सकते हैं कि एक तो सन्नाटा पसरा हुआ है, बाकी जो पन्नियाँ हैं अभी भी यहाँ पर देखी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग अपना यहाँ पर सामान लेने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं आम लोगों को पन्नी या कपड़े वाला थैला अभी भी उसकी जो कॉस्टिंग है उसका काफ़ी रेट ज़्यादा बता रहे हैं। और अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर कस्टमर हैं, कस्टमर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो आज भी सामान पैक करने के लिए लाते हैं तो उसमें आज भी पन्नियों में वही सामान पैक होकर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पैकिंग अभी भी पन्नियों में चल रही है तो कहीं ना कहीं पॉलीथीन जो बैन करने का फैसला था सरकार का, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन करने का फैसला था, कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह सफल साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो सामान है वो पूरी तरह से पन्नियों में पैक होकर आ रहे हैं। और जिस तरह आप देख सकते हैं कि चाहे हम खिलौने की बात करें, चाहे हम कपड़ों की बात करें, तो उसमें भी जो सामान है वो पूरी तरह से पन्नियों में पैक है। क्या कहेंगे, जो आज पूरा 1 महीना हो गया पॉलीथीन बैन हुए, किस तरह का फैसला सरकार का? सर फैसला तो थोड़ा सा हमारे हिसाब से तो गलत ही है, क्योंकि पॉलीथीन बंद होने से हमें काफ़ी नुकसान है। जो एक पॉलीथीन हमारे 1.5 से 2 रुपये में कॉस्ट में पड़ती थी, आज वही उसके बदले में हमें थैला देना पड़ता है, वो 8 रुपये 9 रुपये का हमें थैला पड़ता है। फिर कस्टमर एक सामान लेता है, एक के साथ 2 थैले एक्स्ट्रा लेके जाता है, क्योंकि उन्हें रास्ते में सब्जी भी खरीदनी है, कुछ राशन का सामान भी खरीदना है, तो वो कॉस्ट हम जैसे दुकानदारों पर बढ़ गई है। आप कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे? बाज़ार में पहले ही काम नहीं, महंगाई की वजह से, और ये थैले और थैली बंद कर दी हैं तो थैले और महंगे पड़ रहे हैं, तो और महंगाई कस्टमर को और महंगाई आ जाएगी। कितना फ़र्क, अगर हम बात करें कि रूटीन में कितना फ़र्क देखने को मिला है एक पॉलीथीन और एक थैले के उसमें? थैली पहले थी 1.5-2 रुपये थैली पड़ती थी पहले, अब थैला पड़ रहा है 9-10 रुपये थैला पड़ रहा है, 5 गुना महंगाई हो गई है। देखिए कहीं ना कहीं दुकानदार भी इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि जिस तरह पहले 1.5 से 2 रुपये की पॉलीथीन पड़ती थी और आज लगभग 8 से 10 रुपये का थैला पड़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि आज भी कस्टमर हैं थैले का कम यूज़ और पन्नियों का ज़्यादा यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन कब सख्त होगा और कब पूरी तरह तह तक जाकर इन पॉलीथीन या जो पॉलीथीन विक्रेता हैं उन तक पहुँचकर शिकंजा कसेगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। तो 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।